So the next topic here is mass and weight. Now both appear to be the same but they are not. So देखते हैं mass और weight में क्या difference है. Now you know that mass of an object is nothing but measure of inertia. Inertia क्या था बताओ मुझे. What was inertia? Inertia first law of motion में पढ़ा था आपने. Inertia is the you should say property to maintain the state as it is. अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर कोई चीज स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी ही रहेगी. इसको बोलते हैं इनर्शिया. याद आया आप लोगों को? यस और नो? यस मैम. ओके. तो अब हमने ये भी देखा है कि इफ द मास इज ग्रेटर देन इनर्शिया ऑल्सो विल बी ग्रेटर. आपने एक एग्जाम्पल से पढ़ा था कि एक बड़ा सा बॉक्स है, उसको हटाना है, और एक छोटा सा बॉल है, उसको हटाना है. तो आपको छोटे बॉल को हटाने के लिए कम फोर्स लगेगा, बड़े बॉक्स को हटाने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि बड़े बॉक्स का इनर्शिया भी ज्यादा है और मास भी ज्यादा है. मास को आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस. ठीक है. तो जब हम मास की बात करते हैं, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया एंड मास इज अ कांस्टेंट वैल्यू. इस बात को बहुत अच्छे से याद रखेंगे. मास इज कांस्टेंट, चाहे वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे है, मून पे है, जुपिटर पे है, कहीं भी है. मास इज अ कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी. तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे. मास इज अ कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी. उसकी वैल्यू सेम रहेगी, कहीं पर भी चेंज नहीं होगी. ठीक है. सो दैट इज मास. लेकिन जब हम वेट की बात करते हैं, ऑल्दो हम मास और वेट को बहुत बार वी यूज देम ऑफन वेरी लूजली, मतलब हम मास की जगह वेट बोल देते हैं और वेट की जगह मास बोल देते हैं, लेकिन मास और वेट अलग अलग हैं. तो मैं फिर से एक बार बता दूं, मास क्या है. मास इज द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मास वैल्यू विल बी कांस्टेंट. आप चाहे कहीं भी जाइए, मून पे जाइए, अर्थ पे जाइए, mass will never be different. It will not change from place to place. Mass will be always constant. ठीक है. ओके. अब वेट की बात करते हैं. व्हाट इज वेट? तो वेट क्या है? देखो, हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं इतने दिनों से. सो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स, है ना. और ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? ये फोर्स डिपेंड करता है मास पे. बहुत भारी चीज है तो उसका अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, दैट इज एफ स्मॉल जी. कैसे? देखो, वो जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सिलरेशन. पर यहाँ पे एक्सिलरेशन क्यों हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. तो फिर ये हो जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू जी. जी इज ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अर्थ की वजह से है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे वेट. तो वेट एक्चुअली क्या है? वेट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट. तो मास तो है ही, पर उस पे स्मॉल जी की वैल्यू कैसे अफेक्ट कर रही है, दैट विल डिसाइड द वेट. तो आपका जो वेट है, वेट इज सेम एज द फोर्स. तो फिर उसका यूनिट क्या होना चाहिए? न्यूटन होना चाहिए. और अगर हमको इसको डिफाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो बिकॉज इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. अच्छा, जब हम वैल्यू ऑफ स्मॉल जी की बात करेंगे, सो फॉर अ गिवन प्लेस इट इज कांस्टेंट, लेकिन अगर जगह बदल गई तो हो सकता है स्मॉल जी की वैल्यू भी बदल जाए. कैसे बदल जाएगी देखते हैं. सो if you see here, now I said that the weight will be constant, small g will be constant for a particular place, so weight will be constant for that place. लेकिन अगर आप वहां से कहीं और गए
तो स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए मास की वैल्यू भी वेट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई? आई एम ट्राइंग टू से दैट मास एक कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, इट विल नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। सो इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वाई? क्योंकि वेट का फॉर्मूला है m इंटू जी, ये कांस्टेंट है, पर ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल में किस सेंस में कह रही हूं? इसका मतलब ये है कि अर्थ पे स्मॉल जी की वैल्यू अलग होगी, मून पे अलग होगी, और स्पेस में कहीं और जाएंगे तो वो अलग होगी, ठीक है? तो क्योंकि W इज डिपेंडिंग अपॉन स्मॉल जी, इट इज अ वेरिएबल। ये बात समझ में आई आपको? Yes, ma'am. एंड हाउएवर W डिपेंड्स ऑन M। M बड़ा होगा तो वेट भी बड़ा होगा, मास छोटा होगा तो वेट भी छोटा होगा। सो दैट इज ऑलवेज देयर। ओके, तो अब हम एक रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। उसके पहले आई वांट टू जस्ट अ मिनट। I wanted to show you a slide which is comparing mass and weight. तो एक बार अगर हमको रिवाइज करना है, कंपेयर करना है मास एंड वेट, यू नो दैट मास क्या है? मेजर ऑफ इनर्शिया है। अगर मास ज्यादा होगा, इनर्शिया भी ज्यादा होगा, एंड इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? केजी। वेट इज अ फोर्स। कौन सा फोर्स? द फोर्स विथ विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग सम ऑब्जेक्ट। तो ये फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इंटू ए। क्योंकि एक्सिलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा m इंटू जी। तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू m इंटू जी। अब अगर मैं इक्वेटर की बात करूं तो g कांस्टेंट होगा, अगर मैं पोल्स की बात करूं तो g कांस्टेंट होगा। लेकिन जब मैं पोल से इक्वेटर पे जाती हूँ या इक्वेटर से पोल पे जाती हूँ, तो स्मॉल g की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। और अगर मैं अर्थ से मून पे चली जाती हूँ तो वो वैल्यू और डिफरेंट हो जाएगी। अगर मैं मून से जुपिटर पे चली गई तो वो वैल्यू और ज्यादा डिफरेंट हो जाएगी। तो वेट ऑफ द बॉडी कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई यूनिट होगा न्यूटन। समझ में आया इतना? Yes, ma'am. प्लीज। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं। लेट अस फाइंड आउट अ रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वेट ऑन द अर्थ एंड वेट ऑन द मून। सो उसके लिए क्या करेंगे? आई वांट द नेक्स्ट स्लाइड। So for finding out mass on the weight of an object on moon, what should we do? Okay, so weight of an object, what is it exactly? Weight of an object on the earth is nothing but force। वो फोर्स जिससे अर्थ सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब यही ऑब्जेक्ट अगर मून पे जाएगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग हो जाएगा, है ना? तो क्या अलग है? ये फोर्स अलग है। फोर्स, जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है मून की तरफ या अर्थ की तरफ, वो अलग है। क्यों अलग है वो भी देखिए। तो अब हम जब अर्थ और मून की बात कर रहे हैं, दोनों सेलेस्टियल बॉडीज हैं, दे आर बोथ पार्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम, तो हम इनके मास और रेडियस को कंपेयर करेंगे। तो दिस इज मास ऑफ द अर्थ 5.98 इंटू 10⁻²4। उसके सामने मून का मास देखिए 7.36 इंटू 10⁻22। मून का मास अर्थ के मास से छोटा है या बड़ा है? इज इट लाइटर और हेवियर? Lighter. लाइटर, क्योंकि ये 10⁻24 है और ये 10⁻22 है। व्हाट अबाउट दैट रेडियस? 6.37 इंटू 10⁻6, 1.74 इंटू 10⁻6। ये दोनों सेम है, लेकिन ये वाला देखिए, दिस इज मच लार्जर देन दिस। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मून का साइज भी छोटा है और उसका वजन भी
कम है. कैन आई से दैट? ओके, तो अगर उसका वजन भी कम है, साइज भी कम है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स स्मॉल जी वैल्यू? स्मॉल जी की वैल्यू भी कम होगी. देखते हैं कैसे कम होगी. तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वेट ऑन अर्थ एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वेट ऑन मून, तो उसका एक फॉर्मूला है ना. फॉर्मूला क्या है देखो, वेट ऑन अर्थ विल बी कैपिटल जी into capital G is what? Gravitational constant. Capital M is what? Mass of the earth. और small m यहाँ पे क्या हो जाएगा? Mass of the object upon r square क्या हो जाएगा? Distance between them. इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ मैम. Yes. ठीक है, अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाती हूँ. सो एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग इज कि सपोज ये अर्थ है, ठीक है. अब वो जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के मुकाबले तो वो बहुत छोटा सा ही होगा ना. सपोज ये ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट स्पेस में तो है नहीं, है तो अर्थ पे ही, तो उसका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो भी कम है. तो समझो ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है. अब मुझे आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, व्हाट डू आई वॉन्ट टू फाइंड आउट? आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द फोर्स with which earth is pulling this object. तो वो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, है ना. ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से. अब यहाँ पे जी क्या है? जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11. अब यहाँ पे देखिए मून का मास तो, अरे सॉरी, अर्थ का मास कितना था? अभी देखा था ना हमने, अर्थ का मास कितना था? कैन यू टेल मी द वैल्यू? इट इज 5.98 इंटू 10⁻24. कितना था? 5.98 इंटू 10⁻24. अब ये जो मास है उसके सामने ये मास, आपको क्या लगता है वो छोटी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू है? बड़ी वैल्यू. बहुत छोटी वैल्यू बड़ी है. value. सपोज इसका मास अगर 100 kg भी है तो 100 kg इज 10⁻2. उसके सामने ये वैल्यू देखो 10⁻24. 24 जीरोस कहाँ और 2 जीरोस कहाँ? तो ये जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ये बहुत ही छोटी वैल्यू है मास ऑफ अर्थ के सामने. तो ये वैल्यू को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. और 100 kgs का मास तो हम फेंक भी नहीं रहे ऊपर से. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो स्मॉल m है इसका मास इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू और उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं इन दिस कैलकुलेशन. समझ में आया आपको ये बात? यस मैम. तीर्थ? Yes, ma'am. ओके, अब बात करते हैं डी स्क्वायर की. तो जब आप डी स्क्वायर की बात करते हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा? यू हैव टू टेक दिस डिस्टेंस एक्चुअली. विच डिस्टेंस? इसके सेंटर से लेके और अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा, है ना. अब अर्थ का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है. तो रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है देखो, कैन यू टेल मी द वैल्यू? Radius of the earth is 6.37 into 10⁻6. So let us substitute the value. 6.37 into 10⁻6. इसके सामने आपको क्या लगता है ये वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी? 10⁻6 मतलब इतने जीरोस. अब उसके सामने ये 1 किलोमीटर ऑब्जेक्ट बड़ा हो के भी कितना होगा? 1 किलोमीटर बड़ा तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इस वैल्यू के सामने दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल एंड इट कैन बी निग्लेक्टेड. तो हम ये वैल्यू ना लेकर के सिर्फ ये वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि देखो ये इसमें इसका रोल कितना है? सिर्फ इतना ही है. और ये तो मैंने आपको बताया इससे भी छोटा है वो. So I can neglect this part and I can only consider radius of the earth.
पर क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर है मुझे इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में आई आपको? यस। ओके। अब जब हम इसको वर्कआउट करेंगे प्रॉब्लम को, तो क्या होगा, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, ये अर्थ है, सो वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर अर्थ अभी फिलहाल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 24 में से पहले 11 माइनस करो, व्हाट डू यू गेट? 13। अब ये 6 और 6 तो ये हो गए 12, वो ऊपर जाएगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या आंसर आया हमारा? हमारा आंसर आया 1। तो ऊपर तो खाली एक 10 बचा, और ये जो था इसको हम लिख देते हैं नीचे 6.67 6.37 इंटू 5.98 अपॉन 6.37 इंटू 10। इतना समझ में आया आपको? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, ऑल दिस हैज बीन टेकन केयर ऑफ। ये सब कुछ हमने कंसिडर कर लिया, सारे 10 के जो पावर्स थे उनको हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, और हमारा सिंप्लीफिकेशन का आंसर आया 10। ठीक है, अब हम इसको फर्दर करते हैं। सो नाउ व्हाट आई कैन राइट इट एज 667 अपॉन 637 इंटू, जस्ट अ मिनट, 598 अपॉन 637 इंटू 10, क्योंकि यहाँ भी 2 डेसिमल, यहाँ भी 2 डेसिमल, 2 डेसिमल, 2 डेसिमल, मैं डेसिमल को इग्नोर कर सकती हूँ। अब आप मुझे इसको डिवाइड करके बता सकते हैं क्या आंसर आएगा? 667 अपॉन 637 क्या आंसर आया, बताओ मुझे जल्दी से। $10.5. 10.5, ओके, इंटू 10, सो ये हो गया 10.5। जस्ट अ मिनट, इरेजर कहाँ गया, ये रहा। हाँ, ये हो गया 10.5। अच्छा, अब 598 तो 637 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 5980 को 637 से डिवाइड करेंगे। क्या आंसर आएगा? 5980 डिवाइडेड बाय 637, 9.38 आंसर आया। Yes, ma'am. सो 10.5 इंटू 9.38। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आंसर आएगा? 98। 98.49. ओके, सो 98.49 मतलब ऑलमोस्ट 98.5, इतना आंसर आया। ठीक है, सो द फोर्स ऑन अर्थ इज 98.5 न्यूटन्स। ठीक है, अब जो मून पे फोर्स है उसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, इसको यहीं एंड करेंगे, मून का फोर्स बाद में कैलकुलेट करेंगे।